और लेकिन विरासत में सिर्फ मुझे पहचान मिली है, लेकिन विरासत में कुर्सी नहीं मिली है मुझे। वे ममता बनर्जी हुकूमत में है और मैं उस असेंबली में खड़ा होकर बोला था कि अगर आपका सही मायने में कोई शागिर्द है तो वो शागिर्द मैं हूं आपका। अच्छा। जिसने आपको 34 साल लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ते हुए देखा है और आपके बारे में पढ़कर जो जाना है उसकी मैं इज्जत करता हूं, और आपके रास्ते पर चलने के लिए वाहिद एक शख्स अगर कोई है तो वो मैं खड़ा हूं। सरकार का काम है भाई कि आलिया यूनिवर्सिटी वहां पे है तो इसको आप अगर एक कॉलेज बना दें तो डिग्री आलिया यूनिवर्सिटी से मिल सकती है हमको, लेकिन ये काम मैंने कर दिया है भाई। अब सरकार का काम है, सरकार उसको करे। अब ये भी कहिएगा कि विक्टर करेगा तो विक्टर को मुख्यमंत्री बना दो, फिर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रखने की क्या जरूरत है। तो टीएमसी जो है ना, ये अपने आप को सबूज दल बोलती है, लेकिन प्रैक्टिकली अब ये सबूज दल नहीं है, ये बाम तृणमूल हो गया, जो तरबूज बन गया, ऊपर से हरा है, काटिएगा तो नीचे सारा लाल ही लाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम है इब्राहिम कादरी और आज हम जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आप सब लोग तो वाकिफ़ हैं ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उत्तर दिनाजपुर में या फिर पूरे बंगाल में ही इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो इलेक्शन का माहौल भी गर्म है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा भी करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो नुक्कड़ में हो, बाज़ारों में हो, या फिर वैसे ही एक दूसरे से लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। उन सभी मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनसे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। जी हाँ, आज जो हम मौजूद हैं जनाब अली इमरान रम्ज़, जो अभी चाकुलिया ग्वालपखट 2 के एमएलए हैं, जिनको आप लोग विक्टर के नाम से जानते हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम आपका हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे, कुछ तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे और कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, निजी ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल से ही शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपका पॉलिटिक्स में आना हुआ। ये पॉलिटिक्स में आने का जहाँ तक सवाल है तो ये स्कूलिंग मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रही, लेकिन वालिद साहब स्कूलिंग ख़त्म होने से पहले ही वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, तो उसके बाद बाकी की तालीम के लिए मुझे अलीगढ़ छोड़ना पड़ा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से। तो फिर मैं कलकत्ता में आकर बाकी अपनी +2, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर LLB वहाँ से मैंने किया। लेकिन अलीगढ़ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ कोई भी अगर गलत कुछ होता था तो उसमें मैं लेकिन काफ़ी एक्टिव रोल मेरा रहता था। इसकी वजह से मैं काफ़ी बदनाम भी था कि अलीगढ़ में सिर्फ मारपीट करता हूँ। ये चर्चा आज भी मेरे मुखालफत में जो हैं मेरे बड़े भाई अलीगढ़ के कई लोग हैं जो सियासत में हैं, वो लोग इस बात की चर्चा आज भी तकरीरों में अपना रखते हैं कि अलीगढ़ में वो गुंडा के नाम से मशहूर था, ये था वो था। तो ये है, लेकिन मेरी जो भी अलीगढ़ में भी लड़ाइयाँ हुई है, ऐसी बात नहीं कि स्टूडेंट इसमें लड़ाइयाँ नहीं हुई है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ कभी कभी मेरी ज़ाती लड़ाई कभी नहीं रही। वो दोस्तों के लिए किसी हुआ या कुछ गलत हुआ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते में बात बढ़ती गई, लड़ाइयाँ बढ़ती गई। तो उसकी ये एक मिजाज जो था, रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड कहिए या फिर ये जेनेटिक प्रॉब्लम कहिए, तो ये कलकत्ता में आने के बाद लॉ कॉलेज में भी जब मैं दाखिला मुझे मिला, उसके बाद वहाँ पर जो है बंगाल में सियासत स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा मजबूती से शामिल है, इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। वो लॉ कॉलेज में शामिल होने के बाद पता चला। तो यूनियन का जो है वहाँ पे मनमानी तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करना, उनके साथ फिज़िकली असोल्ट करना, ये एक आम सी बात थी। तो इसके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई, उसके बाद वहीं लड़ाइयाँ शुरू हुई और इत्तेफाक ये रहा कि जो उस वक्त वहाँ जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला वो जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे टीएमसी की ही हुकूमत थी, यूनियन उन्हीं का था, तो लड़ाई उन्हीं के ख़िलाफ़ मेरी शुरू हुई और वो लड़ाई आज तक जारी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो लड़ाई शुरू हुई तो वो लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए, कलकत्ता के प्रेसिडेंट बनाए गए, यूनियन के सेक्रेटरी बने, उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी बने, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के लिए चुने गए, स्टूडेंट ब्लॉक जो फॉरवर्ड ब्लॉक का विंग्स है उसके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहे, फिर उसके बाद यूथ में आ गए तो यूथ जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी रहे हम, फिर एमएलए बने तो अब स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर भी हैं, अब ऑल इंडिया जो कमेटी है उसके भी हम सेक्रेटरी मेंबर हैं।
तब मतलब एक पहचान स्टूडेंट से लेते हुए अब नेशनल लेवल तक हमारी पार्टी में एक पहचान बन गई आप लोगों की दुआ से। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि मतलब खुद से ही आपने बचपन से ही एक एटीट्यूड था कि हाँ ये लीडरशिप जो है वो करना है आगे चल के। नहीं, लीडरशिप करने का इरादे से नहीं किया, लेकिन हाँ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो ये था वो बचपन से रहा कि कुछ गलत हो तो मैं खामोश नहीं रह पाया। और इसके वजह से काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ी, काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये रहा कि अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत दी कि मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कि आगे बढ़ता गया। अब चाहे परेशानी जी कोई भी रही हो, जिसकी लेकिन वजह से आज 42 मामला चल रहा है मेरे ऊपर। अच्छा, तो आपके अपोजिशन का जो है वो कहना ये है, और लोगों से भी जब हम बात करते हैं कि जनाब विक्टर साहब को जो है पॉलिटिक्स तो विरासत में मिला है, कि पहले से ही फैमिली जो है एक बैकग्राउंड बनाया हुआ था और आप आए, इलेक्शन जीत गए। क्या ये इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर जिन लोगों का ये कहना है तो मैं ये कहूँगा ये उनकी बदकिस्मती है कि उनके परिवार में कोई भी एक स्टैब्लिश्ड या रिनाउंड पॉलिटिशियन नहीं रहे, तो ये उनकी बदकिस्मती हो सकती है। अब मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वालिद साहब सियासत में थे और वो अपनी एक पहचान बना पाए इस इलाके में। तो अब उस घर में मैं पैदा हुआ, तो अब अगर उनकी पहचान विरासत में मुझे मिली है तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। और लेकिन विरासत में सिर्फ मुझे पहचान मिली है, लेकिन विरासत में कुर्सी नहीं मिली है मुझे। क्योंकि मेरे वालिद साहब 20 साल एमएलए रहे, उसके बाद उनके इंतकाल के बाद मेरे चचा रहे तकरीबन 15 साल। उसके बाद चचा हारने के बाद यहाँ पे कांग्रेस की मजबूत कैंडिडेट के तौर पर दीपा दास मुंशी आई। उनके हस्बैंड प्रियोरंजन दास मुंशी सेंट्रल मिनिस्टर थे। उस वक्त वो बीमार हो गए, फिर बाई इलेक्शन में वो एमपी के इलेक्शन में वो चली गई, फिर यहाँ चुनाव हुआ। इस चकलिया विधानसभा जो आज है वो पहले ग्वालपोखर हुआ करता था। ग्वालपोखर में 37,000 वोट से वो लीड की थी और 37,000 से हारे हुए सीट पर बाई इलेक्शन लड़ने के लिए ये मुझे चुना गया। क्योंकि मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, मैं एक्टिविटी पूरे स्टेट में पॉपुलर हो चुके थे। जो उस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी, जो आज नहीं हैं, राष्ट्रपति भी रहे, वो उस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। और मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट को पार्लियामेंट में चर्चा करने से उन्होंने रोक दिया था। तो मैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पे कलकत्ता में हमला किया था और ये BBC वर्ल्ड न्यूज़ में आया था कि डिफेंस मिनिस्टर पर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पर इंडिया पर हमला हो रहा है। और वो हमला करने वाला कोई नहीं था, वो एक वाहिद शख्स मैं था जो उनके जेड सिक्योरिटी को तोड़ते हुए उनके ऊपर काला झंडा लेके मैं कूद गया था। तो अच्छा। ये पॉपुलैरिटी वहाँ से गेन करने बहुत शॉर्ट टाइम में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया। और क्योंकि हम बहुत ही एग्रेसिव थे कि परवाह नहीं करते थे कि गोली चलेगी या क्या होगा, हम कूद गए उनके ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद ये जो BBC वर्ल्ड वगैरह पूरे नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज़ बन गया। इसमें काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ की गई कि भाई डिफेंस मिनिस्टर अगर अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो देश का डिफेंस क्या करेंगे। ये चर्चा का एक मुद्दा बन गया है। तो उसके वजह से पार्टी को लगा कि नहीं ये शायद लड़ सकता है। तो काफ़ी चर्चा के बाद यहाँ से भी लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ पर भी कई आंदोलन मैंने किया, जिसका नतीजा आज भी है। जिस सड़क से आप अभी कानकी से होकर गुआगांव जाते हैं, ये लाठी झाड़ू आंदोलन मैंने ही किया था लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट में। उसी का नतीजा है कि कानकी से गुआगांव ये रास्ता बना है 27 किलोमीटर का। आपको ब्लॉक के पास जाइए, वहाँ हॉस्पिटल जो देख रहे हैं 1,64,00,000 का हॉस्पिटल, वो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट में मैंने लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ वो हॉस्पिटल को तोड़ा था, जिसके आज भी उसका केस मेरे ऊपर दर्ज है। उसके बाद 1,64,00,000 रुपया बुद्धदेव की सरकार ने सैंक्शन किया, तब ये हॉस्पिटल आज 9 ब्लॉक है उत्तर दिनाजपुर में, किसी भी ब्लॉक में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल चकलिया ब्लॉक में। ये MLA नहीं रहते हुए ये लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है। और आप चले जाइए, आपको ये ब्लॉक के सामने लोग आते हैं, उनके लिए वहाँ पर किसी भी तरह का अगर उनको ज़रूरत पड़े, नेचर कॉल्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो उसके लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। आज हॉस्पिटल के सामने एक वहाँ पर बाज़ाब्ते एक सुलभ शौचालय जिसे कहते हैं, उसका इंतज़ाम किया गया है ताकि कोई भी हमारे इलाके के लोग जाएं, माँ बहनें जाएं, तो उनको वहाँ पर परेशानी नहीं हो। ये सारा मेरा ही उस वक्त का ये आंदोलन का है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए पार्टी ने कहा कि इसको भाई टिकट दिया जाए। तो ये जो आपका इस बार टर्म जो है वो तीसरा चल रहा है। जी, तीसरा टर्म चल रहा है। तीसरा टर्म चल रहा है, तो इसमें लोगों का ये कहना है कि इतना वक्त हो गया, लगभग 15 साल, तो इस वक्त में जो डेवलपमेंट जो रफ्तार से होना चाहिए था, हमारे पास एक यंग लीडर था, एक यूथ है, बार बार वो यही कहते हैं कि नहीं अपोजिशन की सरकार है वहाँ पर, हम तो अपोजिशन लीडर हैं,
तो इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ये एक्सक्यूज देते हैं आप, या फिर नहीं क्या नहीं, क्या वजह है? मैंने ये एक्सक्यूज़ कभी नहीं दिया कि अपोजिशन में हूँ इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम्म, क्योंकि डेवलपमेंट का जो एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट एज इट इज़ अपने प्रोसेस पे ही होती है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहे। जब यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट की 34 साल हुकूमत थी तो करीम चौधरी साहब इस्लामपुर में हमेशा से अपोजिशन के एमएलए रहे। तो इस्लामपुर जो है सब डिवीज़न का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस्लामपुर में 34 साल में वाम फ्रंट के वक्त में म्यूनसिपलिटी का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे। वहीं पे सारे चीज़ें जितने भी सब डिविजनल ऑफिस हैं आज आपको इस्तेमाल करने को मिलता है, वो सारा तो लेफ्ट फ्रंट के वक्त में बना है। आज इस्लामपुर में आपको जहाँ भी आपको जिस तरह के भी डेवलपमेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सारा तो आपको वाम फ्रंट के वक्त में मिला है। तो डेवलपमेंट ऑपोजिशन में रहने की वजह से नहीं है। सरकार की अगर नियत सही हो और वो अगर चाहे कि हमको डेवलपमेंट करना है तो वो कर सकती है। एक अकेला एमएलए, आपके पास 211 एमएलए आप जीत के गए सरकार में, और उसके बाद आपने खरीदो फरोख्त करके और भी कई एमएलए बढ़ा लिया। आपके पास तो मेजोरिटी से भी ज़्यादा मेजोरिटी आपने गेन कर लिया है। उसके बाद आपको क्या एक अकेला विक्टर आपके लिए मतलब रास्ते का पत्थर बन गया है कि चकलिया में तरक्की करने नहीं दे रहा है? आपके पास पंचायत है, समिति है, ज़िला है, आपके पास मिनिस्टर हैं ज़िला में। इतने लोगों के होने के बाद सारी पॉलिटिकल पोस्ट आपके पास हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि विक्टर की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब इसके मतलब कि आप सारे लोग निकम्मे हैं कि एक अकेला विक्टर आपको काम करने नहीं दे रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो मिलता है वो तो हर एक एमएलए को इक्वली मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है। तो उस फंड का आप क्या कर रहे हैं? वो लोग ये कह रहे हैं कि वो फंड तो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं उसका भी हिसाब कि मेरा जो लोकल डेवलपमेंट फंड है, मतलब एमएलए डेवलपमेंट फंड जो है, इसमें 60 लाख रुपए साल में आता है। तो 60 लाख रुपए साल में दिया जाता है। तो मेरे पास 13 पंचायत है जिसका मैं एमएलए हूँ। तो 60 लाख को आप अगर 13 पंचायत में डिवाइड करें तो ये 4.5 लाख रुपया तकरीबन एक पंचायत को मिलता है। तो एक पंचायत में 4.5 लाख रुपया अगर आता है तो आप मुझसे हिसाब ले लीजिए कि आपका मैं किस पंचायत में कितने का काम हुआ है। आज आप चले जाइए कानकी में, मैसाकोर में 12 लाख का रास्ता हुआ है। आप कानकी बस स्टैंड के पास उस पर चले जाइए जो तालटोला का रास्ता है, वहाँ पर 8 लाख का रास्ता हुआ है। कानकी मस्जिद में जो मरकज़ बन चुका है अभी, वहाँ पे लोग आते हैं, उनको हाजत की ज़रूरत होती है, उनके लिए बाथरूम का इंतजाम, वहाँ 7 लाख का बाथरूम बना है। नया नगर में मैंने 4.5 लाख का, औरतों को रेलवे लाइन के किनारे में जाना पड़ता था। उनकी परेशानियों को देखते हुए गांव वालों ने ये कहा कि हमारे लिए भाई माँ बहनों की को परेशानी होती है, उनके लिए 4.5 लाख का नया नगर में बना दिया बाथरूम। कांकी गांव में एक मरकज़ बना हुआ है मस्जिद में, वहाँ पे लोग आते हैं दूर दराज से, उनके लिए परेशानी थी, वहाँ पे बाथरूम बना के दिया है। हटवार में आपको कलबट बना के दिया है। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो लिस्ट के साथ दे रहा हूँ कि मेरे 4.5 लाख रुपया अगर एक पंचायत में मुझे मिलता है तो उसके बाद मैंने सिर्फ एक अंचल का हिसाब दिया आपको, कानकी का। तो कानकी में मैं आपको 10 काम गिना के दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप किसी भी अंचल में पहुंच जाइए, मेरे 4.5 लाख का आप हिसाब लीजिए, हम आपको ले जाके किस जगह मेरा काम हुआ है मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि एक ग्राम पंचायत को साल में 1.5 करोड़ रुपया मिलता है, एक पंचायत समिति को साल में तकरीबन 20 करोड़ रुपया मिलता है, और एक जिला परिषद को साल में तकरीबन 150 करोड़ रुपया मिलता है। तो भाई पंचायत तृणमूल की है, समिति तृणमूल का है, जिला परिषद तृणमूल का है, सरकार भी उनकी है। तो वो अपने 1.5 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? वो अपने 20 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? वो अपना 150 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? और वो मेरे 4.5 लाख का हिसाब मांगते हैं। एमएलए साहब का काम नहीं हो रहा है, और ये सारा काम मैंने किया है, उसका हिसाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। पब्लिकली आप एक डिबेट ऑर्गेनाइज कीजिए ना, आप बुलाइए टीएमसी के किसी भी नेता को जिसको इस इलाके के लोग समझते हैं कि वो नेता है, उनको खड़ा कीजिए मंच पर और मुझे बुलाइए डिबेट में। वो अपना हिसाब दे, मैं अपना हिसाब देता हूँ, आमने सामने हो जाए। सामना करने की अगर सलाहियत है तो आए, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनका 1.5 करोड़ रुपया कहाँ गया पंचायत का, उनका 20 करोड़ रुपया पंचायत समिति का कहाँ गया, उनका 150 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये हिसाब उनको भी देना पड़ेगा। तो इस बात से एक और सवाल ये खड़ा होता है कि अक्सर लोग जैसे देखते हैं गाँव में, देहात में, घर में मतलब समझ लीजिए कि घर नहीं आया तो कौन एमएलए साहब जिम्मेदार है? अगर रास्ता नहीं बन रहा है, नाला नहीं बन रहा है या कुछ भी, तो लोगों को ये पता नहीं है कि एमएलए के अंडर में कौन सा काम होता है, समिति पंचायत के अंदर में कौन सा काम होता है। तो आप एक बार क्या इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि भाई एक एमएलए या एक विधायक जो है वो उनके पास कौन कौन से काम करने के पावर्स हैं? देखिए, ये असल में हम लोग जिस इलाके को बिलोंग करते हैं या जो हमारे इलाके के लोग हैं, तो ये में ज़्यादातर लोग अभी तक पॉलिटिकली अवेयर नहीं हैं।
इनके पास अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम्म। जो त्रिस्तर पंचायत या पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, पंचायत है, जिला है, एमएलए एमपी है, ये जो सिस्टम है इसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसका क्या फंक्शन है। क्योंकि जब मैं जाता हूँ गांव में तो एक रास्ता है, उसको लेके ये होता है कि एमएलए साहब रास्ता नहीं बना के दिए, क्यों? ये प्रचार कर रहे हैं लोग। लेकिन एक लिमिटेशन है कि इतने रुपए तक का काम पंचायत करेगी, उससे ज़्यादा होगा तो वो पंचायत समिति करेगी, उससे ज़्यादा होगा तो जिला परिषद करेगी। और एमएलए का जो फंड है ये क्लियरली बीयूपी जो फंड है उसके जो गाइडलाइंस हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि एमएलए के काम को ब्रिज वर्क कहा जाता है। ब्रिज वर्क मीन्स कि जब दो तरफ कोई काम हो गया, बीच में कहीं अगर कोई गैप हो तो वो काम को हम जोड़ दिए, ताकि दोनों तरफ से लोगों का जो है कम्युनिकेशन हो जाए, या ये कन्वीनियंस के लिए हमको काम करना है। कहीं पंचायत कोई काम किया, समिति किया और कुछ गैप रह गया, वो ब्रिज वर्क हम कर देंगे। तो इसलिए हम लोगों को एक लिमिटेड फंड दिया जाता है जो 60 लाख रुपए है, जो कि अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंगाल में बहुत कम है 60 लाख। अदर स्टेट में कहीं 2 करोड़ मिल रहा है कि एमएलए को डेवलपमेंट फंड में, अच्छा, यहाँ 60 लाख मिलता है। अब 60 लाख रुपए में मैंने आपको बताया कि मेरे पास 13 पंचायत है, उसको में क्या नतीजा है मेरा। और उसके बाद टीएमसी की एक हरदर्मी है, या फिर इनके ये कहिए कि ये अपनी मनमानी चला रहे हैं कि भाई पिछले 2.5-3 साल हो गया मेरा एमएलए फंड बंद करके रखा गया है। एमएलए फंड को रोक दिया गया है, जिसको मैंने जैसे मिर्ज़ापुर में लास्ट दिसंबर मैंने 23 लाख रुपया सेंक्शन किया है मेरे एमएलए फंड से। मेरा लिखा हुआ लेटर में चाहिए तो मैं कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ, वो भी मेरे पास ऊपर रखा हुआ है। बजरगांव और विद्यानंदपुर, भैंस घाटा बोलते हैं उसको, 34 लाख रुपए का एक ब्रिज वहाँ पे मैंने किया है कि ताकि 2 पंचायत को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका बेनिफिट है कि उधर पनिया बाजार लगता है, पनिया बाजार में इधर के लोग जाएंगे तो उनका भी बाजार बढ़ेगा, और उधर के लोग अगर शमशपुर बाजार आ सकते हैं, जनता हाट आ सकते हैं, उनके अगर कन्वीनियंस हो जाए उनके लिए तो वो अपने फसल वगैरह यहाँ ला सकते हैं, तो उनका भी बाजार बढ़ जाएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहे हैं, जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, उनको भी 2 पैसा आमदनी होगा। तो उसके लिए वो 34 लाख रुपए मैंने सेंक्शन किया, वो मेरा दोनों ब्रिज को करने नहीं दिया जा रहा है। 8 महीने 9 महीने हो गए, पैसा पड़ा हुआ है। डीएम साहब से जब मैं कहता हूँ तो डीएम साहब कहते हैं आप क्यों परेशान कर रहे हैं एमएलए साहब, आप तृणमूल में आ जाइए। तो ये डीएम, इसलिए मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मीन्स जो है, डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारे डीएम हैं ये डीएम के मायने ही बदल दिए हैं, ये डोरमैट बन गए। और डोरमैट की तरह ये सिर्फ हुकूमत के सामने दरवाजे पे बिछे हुए हैं कि आप जितनी चोरी चकारी करके अपने पैर में कीचड़ मल के आप आइए, आकर मेरे ऊपर पोंछ लीजिए और साफ हो जाइए, आपको क्लीन चिट देके हम भेज दे रहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन कहने का मतलब है कि क्या परेशानी है, मतलब अगर डेवलपमेंट के लिए पार्टी बदलना पड़े तो क्या दिक्कत है? मतलब आपके लिए पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर इलाके का डेवलपमेंट? यही तो सवाल है लोगों का। नहीं, देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर आइडियोलॉजी से अपने आप मुंह फेर लेना, ये कोई मतलब नहीं। अगर यही होता है कि डेवलपमेंट, तो अंग्रेज़ों ने तो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। आज़ादी से पहले जब हम अंग्रेज़ के गुलाम हुआ करते थे, तो आज जिस ट्रेन पर हम चलते हैं ये अंग्रेज़ों की देन है। आज जिस लाल किला में बैठ के हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, ये मुगलों का देन है। तो कभी ना कभी तो हम किसी के गुलाम रहे, चाहे वो मुगल का हो चाहे अंग्रेज़ों का हो। तो जब अगर डेवलपमेंट ही था तो हमें तो आज़ादी की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें अंग्रेज़ों के साथ होना चाहिए था। तो क्यों हम आइडियोलॉजी हमारी, क्यों उस टाइम लोग अपनी आइडियोलॉजी बनाए कि नहीं हमें देश को आज़ाद चाहिए, एक स्वतंत्र भारत चाहिए, हमारा वोटिंग राइट होना चाहिए, हमारा अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसी की तो लड़ाई थी। तो ये एक आइडियोलॉजी फ्रेम हुआ, उस आइडियोलॉजी पे लीडरशिप तैयार हुई और वो लीडरशिप लोगों को कन्विंस किए, उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई के लिए एक आइडियोलॉजी पर ही ना लड़ाई हुई भाई। तो मतलब ये कि विचारधारा जो है ये बिल्कुल मैं इम्पोर्टेंट है, विचारधारा ही इंसान को इंसान बनाती है। अगर आपके विचारों में इंसानियत नहीं हो, आपका कोई उसूल नहीं हो, तो ये तय है कि जब इंसान अपने लिए कोई उसूल नहीं बना सकता तो हमेशा उसको दूसरों के उसूल पे चलना पड़ेगा। और मैं दूसरों के उसूल पे चलने के कायल नहीं हूँ। मेरा जो उसूल है वो सही है और इस पर मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि मैं जो भी करता हूँ, जिस आइडियोलॉजी पे बिलीव करता हूँ, वो आइडियोलॉजी देश के हक में है, इंसानियत के हक में है, मेरे हक में है
मैं उस आइडियोलॉजी से के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और डेवलपमेंट का जहाँ तक रहा सवाल, तो आज ऐसा एक डेवलपमेंट आप बता दीजिए कि चकलिया में नहीं हो रहा है और वो ग्वालपोखर में हो रहा हो, चकलिया में नहीं हुआ है वो करंदगी में हुआ है, चकलिया में नहीं हुआ है वो इस्लामपुर में हुआ है। इस 10 साल के दौरान आप बता दीजिए जब से ममता की हुकूमत आई है। अगर चकलिया में कॉलेज नहीं है तो ग्वालपोखर में कॉलेज बना हो तो विक्टर कसूरवार है। ग्वालपोखर में मंत्री हैं, कॉलेज क्यों नहीं बनाया आप भाई? चकलिया में एक भी प्राइमरी स्कूल नया नहीं बना है, एक हाई स्कूल नहीं बना, एक एमएसके एक एसएसके नया 10 साल में ममता बनर्जी ने नहीं बनाया है। तो चकलिया में विक्टर है इसलिए नहीं बनाया, तो ग्वालपोखर में तो रब्बानी साहब हैं, टीएमसी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वहां क्यों नहीं बना दिया आपने? तब ये सवाल उठता है ना कि हाँ डेवलपमेंट वहां हो रहा है, चकलिया में नहीं हो रहा है। हाँ? आप नौकरी की बात करते हैं कि नौकरी मिल रही है, वहां नौकरी भी घूस लेके मिल रहा है, यहाँ के लोग भी घूस देके नौकरी पा जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। अच्छा, तो रिश्वत वहां लेके भी नौकरी मिल रही है, यहाँ लेके। तो डेवलपमेंट ऐसा क्या है जो आपको टीएमसी में मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा है भाई? बल्कि यहाँ पे मैं तो ये यकीन के साथ नहीं, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज अगर टीएमसी के लोग भी अपने घर में चैन से सोते हैं तो उनको भी ये यकीन है कि विक्टर जागा हुआ है। लेकिन ग्वालपोखर में पुलिस जाकर रात के अंधेरे में किसी के गिरबान को पकड़ के घसीटते हुए लेके बिना किसी एफआईआर, बिना किसी कंप्लेन के ले जाकर रात भर लॉकअप में बंद करके रखती है। वो काम चकलिया की पुलिस नहीं कर पाती है। चकलिया में चाहे वो टीएमसी करे, चाहे वो बीजेपी करे या वाम फ्रंट करे, कोई भी पार्टी के लोग हों, लेकिन वो बेखौफ अपना घर में अपने काम काज कर सकते हैं, लेकिन ग्वालपोखर में नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई मंत्री जहाँ है, चुनाव में गोली कहाँ चला? मंत्री के इलाके में। तृणमूल जहाँ है, इस्लामपुर में, चोपड़ा में, जहाँ वो है वहीं गोली चलती है, वहीं बम चलता है, वहीं लोग मरते हैं, वहीं सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती है। तो जहाँ मैं हूँ, एक ऑपोजिशन है, यहाँ पर नहीं होता, तो बेहतर मैं हुआ या बेहतर वो हुए? तो अच्छा, कुछ दिन पहले आपका एक स्टेटमेंट आया था कि पीके की टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसमें जो है मंत्री जो रब्बानी साहब हैं उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, कि हम लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पीके आपको कांटेक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट गलत है। देखिए, रब्बानी साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन सियासत में रब्बानी भाई के सर पे लाल बत्ती ज़रूर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनको ये तक समझ नहीं है कि लाल बत्ती होना और पोर्टफोलियो होना दो अलग चीज़ है। वो लाल बत्ती को लेकर खुद को मंत्री समझने लगे। पिछले 3 साल तक वो बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर रहे, और इस बात को मैंने प्रूफ किया है ऑन रिकॉर्ड। और मैंने चैलेंज भी किया था रब्बानी साहब को, अगर कि मेरी बात गलत है तो आप सरकार मेरे खिलाफ मानहानि का मामला करे कि मैं एक मिनिस्टर को डिफेम कर रहा हूँ या सरकार के को मैं डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि सच्चाई है, क्योंकि उनको 3 साल बिना किसी पोर्टफोलियो के मिनिस्टर के नाम पर उनको रख दिया गया, सिर्फ लाल बत्ती देकर। और इसका एक मिसाल मैं देता हूँ, कलकत्ता में टिप्पू सुल्तान मस्जिद है, उसमें इमाम साहब हैं बरकती साहब, उनको भी मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया, उनके सर पर भी लाल बत्ती लगा दी गई, उनके साथ भी फोर्स दे दिया गया। जब वो निकलते थे तो लाल बत्ती जलाते हुए चलते थे। तो लाल बत्ती अगर सरकार को लगे तो वो आपको भी दे सकती है, आपको भी एक स्टेटस दे सकती है मिनिस्टर का, लेकिन आप मिनिस्टर नहीं हैं, आप सिर्फ उस स्टेटस को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है मेरे साहब कि क्या पीके आपको कांटेक्ट कर? नहीं, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि वो जो रब्बानी साहब बोल रहे हैं, तो जिनको इस बात की समझ नहीं है कि वो मिनिस्टर है भी या नहीं है, वो भी अपोजिशन के तौर पर मुझे बताना पड़ा, वो भी हाउस में चैलेंज करके, असेंबली में मैं सवाल किया, उसके बाद जाकर आज उनको लेबर मिनिस्टर में 4th मिनिस्टर बनाया गया है एमओएस का। तो वो मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो उनको मिला है ना, ये इसी अपोजिशन की देन है कि उनके लिए सवाल मैंने उठाया था। नहीं तो आज भी वो बिना पोर्टफोलियो के लाल बत्ती लेकर ही घूमकर अपने आप को मिनिस्टर समझते रहते। लेकिन कल पता चलता है कि वो कभी मिनिस्टर थे ही नहीं किसी डिपार्टमेंट के। आज उनको मिनिस्ट्री दिलाने वाला भी यही अपोजिशन है। और वो जो बात कर रहे हैं कि पीके, तो भाई जो आदमी ममता बनर्जी के सामने मुंह नहीं खोल पाते हैं, हम तो देखे हैं भाई, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, हम तो उनको हाउस के अंदर देख रहे हैं। जो आदमी ममता बनर्जी के सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं अपने हक के लिए, जब यहाँ कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया इस्लामपुर सब डिवीजन, मैंने ये सवाल उठाया, रब्बानी साहब के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। जब हमारे यहाँ मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे, उन मजदूरों को वापस लाने के लिए ममता बनर्जी से जब मेरी बहस हो रही थी, रिकॉर्ड मांगा जा रहा था कि कितने लोग बाहर फंसे हुए हैं, सरकार के पास कोई डेटा नहीं था, उस वक्त उनसे कहा गया, लास्ट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेन सेंक्शन कर दिया,
बंगाल से ममता बनर्जी ने मजदूरों को लाने से इनकार कर दिया, फिर बाद में उनको दबाव में राजी हुई, उत्तर दिनाजपुर में कोई स्टॉपेज नहीं रखा गया। उस वक्त भी रब्बानी साहब को हम बोले कि आप इसके लिए बात कीजिए कि कम से कम किशनगंज में एक स्टॉपेज दिया जाए या दलकोला में दिया जाए, ताकि उत्तर दिनाजपुर के लोगों को यहाँ पर उतरने का मौका मिले। वो एक लफ्ज़ नहीं बोले। जिनके मुंह से अपने इलाके के लिए आवाज़ नहीं निकलती, ममता के सामने बोल नहीं सकते हैं, वो आज ये कहते हैं कि पीके से विक्टर का कोई लेना देना नहीं या विक्टर से कोई बात नहीं हुई, इसके बारे में मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप टीएमसी में ऐसे किस ओहदे पर हैं जो ममता बनर्जी अपना कोई भी फैसला आपको लेके करेगी? आप हैं कहाँ पर टीएमसी में? आप पहले हमको ये बता, आप टीएमसी में सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तरह आपको रख दिया गया है। आप टीएमसी पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में क्या आप हैं? कोर कमेटी में आपको जगह मिली है? आप टीएमसी के किसी भी इंटरनल पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है उनका, उसमें आपको कहीं पर बैठने का जगह मिलता है? यहाँ तक कि वो मीटिंग होती है, कैबिनेट का मीटिंग होता है, ये दरवाजे के बाहर इन लोगों को बैठे रहना पड़ता है। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। ये लोग कैबिनेट के मीटिंग में एमओएस को अलाउ नहीं किया जाता है अंदर जाने के लिए, किसी एमओएस को बैठने नहीं दिया जाता है। ये लोग अंदर मीटिंग हो रहा है, दूसरे केबिन में ये लोग को बैठा दिया जाता है। ये है ममता बनर्जी, इनसे पूछ के पीके को भेजेगी। और पीके जो है वो प्रशांत किशोर जो है वो ममता बनर्जी के साथ उनका एग्रीमेंट है कि 530 करोड़ रुपया लेके कि वो उनकी सरकार बचाएंगे, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और पीके मेरे साथ मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसकी सफाई हमको देने की ज़रूरत नहीं। भाई मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके कैमरे में कि 17 जुलाई आईटीसी रॉयल बंगाल के दार्जिलिंग कैफ़े में रात के 10 से तकरीबन 11 बजे के बीच में वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकाल के आप देख लें। मैं, मेरी वाइफ और पीके वहाँ बैठकर चाय कॉफ़ी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। तो भाई पीके को मैं जानता नहीं था, मैं पहली बार पीके को देखा, सामने से नाम सुना था, अखबारों में पढ़ा था। तो भाई जिस आदमी को मैं जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानता, तो वो मेरे साथ मेरे फैमिली टाइम में मेरे साथ आके वो बैठ के क्यों कॉफ़ी पी रहा है भाई? क्योंकि रब्बानी साहब ही कह रहे थे शायद अपने एक भाषण में कि आप जो है उनके फैन हैं, इसलिए मिलना चाह रहे थे उसी वक्त, इसलिए आप लोग गए हुए थे उनसे मिलने के लिए। यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि उनके ग्वालपोखर में उनके अपने रिश्तेदार लोग मेरे फ़ैन बने हुए घूम रहे हैं, तो मैं पीके का फ़ैन बनने क्यों जाऊँगा भाई? और पीके ऐसी कौन सी हस्ती है, ना वो कोई सुपरस्टार है, ना और फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा हीरो है जो मैं उनका फ़ैन होगा, ना पॉलिटिकली कोई ऐसे रिवोल्यूशनरी लीडर हैं जो उनका मैं फ़ैन होगा। मैं फ़ैन हूँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फ़ैन हूँ, मैं सर सैयद अहमद खान का फ़ैन हूँ, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का फ़ैन हूँ, मैं भगत सिंह का फ़ैन हूँ, मैं इस तरह के लोगों का फ़ैन हूँ जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है देश के लिए। मैं ऐसे लोगों का फ़ैन हूँ और मैं इनको फॉलो करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानकर इनके पीछे चलना या इनकी आइडियोलॉजी पर चलना मैं अपना लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। लेकिन पीके जैसे आदमी के लिए जो कि सिर्फ सियासत की बाज़ार में अपना एक दलाली करने के लिए आया हो, ऐसे दलालों का फ़ैन मैं नहीं हो सकता। जिनकी दलाली जिनकी फितरत में हो वो लोग ऐसे लोगों के फ़ैन हो सकते हैं। तो जैसे बहुत लोग पहले कांग्रेस में थे या कोई और पार्टी में थे, तो आज ये सोचते हैं कि नहीं, चूँकि सरकार जो है हमारी एक टीएमसी की है, तो इसलिए पार्टी चेंज कर रहे हैं, या इस जो पार्टी बदलने का जो ये एक ट्रेंड है, ये एक तरीका है, इसको आप कैसे देखते हैं? या कोई दूसरा पार्टी का आदमी आपके पार्टी में आ रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक कोई ज्वाइन कर रहा है या कोई सीपीआईएम ज्वाइन कर रहा है, तो ये पार्टी बदलने के चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पब्लिक को ये फ्रीडम है कि वो अपना नेता, अपनी पार्टी या अपना वोट किसको दे, ये पब्लिक डिसाइड कर सकती है। लेकिन नहीं, नेता जो नेता, नहीं, हम वही बता रहे हैं, पब्लिक ये डिसाइड कर सकती है, तो पब्लिक को ये पूरी आज़ादी है। लेकिन एक लीडर के तौर पर जब आप एक किसी पार्टी के आप रिनाउंड सो कॉल्ड लीडर कहलाते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस आइडियोलॉजी के साथ ही चलें। अब रहा सवाल पार्टी बदलने को किस नज़रिए से देखते, तो मैंने पहले ही कहा कि आइडियोलॉजी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर मैं ममता बनर्जी की इज्जत करता हूँ बतौर चीफ मिनिस्टर, वो हैं, एक वो वजह भी हो सकती है कि हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी, मैं उनकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि वो 34 साल हुकूमत में जब लेफ्ट फ्रंट रही, उस वक्त वो लगातार लड़ाई करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब उनकी आइडियोलॉजी सही है गलत है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो अपनी जगह। जब एक एमपी अकेली, वाहिद ममता बनर्जी अकेली एक एमपी थी, आज जो नेता लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार में रहना चाहिए या पावर के साथ रहना चाहिए, तो उस वक्त ममता बनर्जी जब अकेली एक एमपी थी
तो ममता बनर्जी को तो लेफ्ट फ्रंट में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत में उस टाइम ममता बनर्जी अकेली थी और लेफ्ट फ्रंट पूरे हुकूमत में मतलब चारों तरफ से लाल झंडा ही था। तो ममता बनर्जी क्यों नहीं है? अगर वो समझौता नहीं की तो आज जो लोग उनकी आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं, तो पहले तो वो हिपोक्रेसी है उनकी कि एक तरफ ममता बनर्जी की वाहवाही करते हैं और दूसरी तरफ उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ आप काम करते हैं। ये सवाल मैंने सीधे ममता बनर्जी से कहा था। कि ममता बनर्जी ने भी एक बार मुझसे मतलब इनडायरेक्टली, कई लोग बैठे हुए थे हम लोग स्पीकर के रूम में, तो उसमें बात हुई थी, तो ये बात आया कि आप भी, तुम भी आ जाओ, ये हो जाओ, इस तरह से तो मैंने ये कहा था कि आज आप इस तरह की बात मेरे सामने क्यों रख रही हैं? इसलिए क्योंकि आज मेरी पार्टी कमज़ोर है, लेफ्ट फ्रंट की हालत ख़राब हो रही है, इसलिए आप ये बात या आपकी पार्टी ये बात मुझसे कहने की हिम्मत कर रही है। तो यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपकी हालत ख़राब थी, आप अकेली थी, तो उस वक्त आप हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो गई? तो जिस रास्ते पर आप नहीं चली, तो आपको मॉरली कोई राइट नहीं है कि आज आप उस रास्ते पे चलने के लिए आप हमको बोलें। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ममता बनर्जी को एडमायर भी करते हैं? बिल्कुल, हम तो ये ऑन रिकॉर्ड है भाई। ये तो किसी भी ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में शायद